ओके गाइज, हम लोग यहाँ बात करेंगे अबाउट नीट क्वेश्चन पेपर 2022। एक्चुअली यहाँ पे जो हम लोगों ने पीछे जो पहला पार्ट डाला था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए थे 101 से लेकर 116 क्वेश्चन तक। वो अपना फर्स्ट पार्ट था नीट डिस्कशन का। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उससे आगे क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद जो आएगा पार्ट, मतलब इसके बाद एक पार्ट और आएगा इसका, फिर एक पार्ट और। तो ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 10-10 मिनट की ही वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप उसको आसानी से समझ पाएँ टाइम लेके। तो एक पेपर लगभग 4 वीडियोज़ में आएगा, जैसे ये वाली, फिर इसके बाद एक और, फिर एक और, ख़त्म हो जाएगा फिर ये 2022 का पेपर। तो अभी हम लोग यहाँ बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर, यू कैन से 17th की। सर क्वेश्चन नंबर 17th आपके सामने जो लिखा हुआ है 117th, वो लिखा हुआ है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड के बारे में आपको लिखना है, कंपैरिजन है इसमें आपका। फिर ये लास्ट में फिर ऑप्शन दे रखा है क्या होगा। देखो मैं आपको बताऊं जो नॉर्मली हमें पता है और जिसके बारे में हम जानते हैं। मैं एक चीज़ आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वैसे भी जानते होंगे, कोहेजन होता है एक एडेशन, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स। कोहेजन मीन्स वो फोर्सेस जो सेम मॉलिक्यूल के बीच हो। लिखा है म्यूचुअल अट्रैक्शन अमोंग वाटर मॉलिक्यूल्स, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ए का सेकंड, कोहेजन मीन्स सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच आपका अट्रैक्शन, कोहेजन, ठीक है आपका। फिर उसके बाद तो ए आपका सेकंड ऑप्शन, मुझे लगता है कि भाई ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है या फर्स्ट। सेकंड और थर्ड का तो ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो 4th और 3rd दे रखे हैं ऑप्शन में। उसके बाद आपका फिर अगला आता है एडेशन, फिर लिखा है म्यूचुअल अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। अब लिक्विड फेज में वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई अल्कोहल, कोई भी, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच। बी का फर्स्ट, तो भाई ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। तो ऑप्शन तो अपना, वैसे अगर मैं देखूं मोस्ट प्रोबेबली हमारे सामने ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है। तो ए का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ये। उसके बाद आपका जो है ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। उसके बाद आपका सी है सरफेस टेंशन, आपने शायद पढ़ा होगा। सरफेस टेंशन मतलब होता है कि वो जो मॉलिक्यूल है कोई भी वाटर वगैरह के, उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर परपेंडिकुलर जो होता है, जिसकी वजह से उनका शेप स्फेरिकल हो जाता है, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो ये आपका सी का क्या आ गया, 4th आ गया। और आपका गटेशन और इससे रिलेटेड एक ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन तो क्या होता है, वाटर का लॉस होना लीफ सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ वेपर, गैसियस फॉर्म में। अगर वही लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो उसको बोलते हैं गटेशन। तो ये आपका चारों, और तो ऑप्शन आपके पास बढ़िया सा कौन सा है, 4th, जो सबको डिफाइन करता है। तो 117th का बिल्कुल सिंपली 4th है आंसर, 4th आएगा। अगला चले सर 118th क्वेश्चन नंबर 118th की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 118th जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं। क्या लिखा है, डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्टेन्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेज। आपने पढ़ा होगा, देखो हमेशा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ऑरेंज बैंड दिखाई देते हैं जो भी आपके जो है डीएनए, जब आपका बायोटेक वगैरह में या आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे जब उनको यूवी रेज में डालते हैं तो ऑरेंज बैंड की फॉर्म में दिखते हैं। और यहाँ पे बता दूं मैं, इथिडियम ब्रोमाइड का खुद का अपना कलर होता है वॉयलेट या पर्पल। ओके, वॉयलेट या पर्पल कलर का खुद का इथिडियम ब्रोमाइड होता है। और जब उसको डीएनए उससे स्टेन करके आप रखते हैं यूवी रेज में, तो आपका डीएनए कैसा दिखता है, ऑरेंज बैंड दिखता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद 119th, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन। देखिए सबसे पहली चीज, जब आप दो डिफरेंट प्लांट की बात करते हैं कि भाई एक से पोलन ग्रेन निकलकर दूसरे पे गिरा है, तो वो होता है क्रॉस पोलिनेशन। और अगर सेम प्लांट है, आइदर फ्लावर डिफरेंट हो या सेम हो, तो वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन। तो ये जिटिनोगेमी, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर के बीच,
चेस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी ये टाइप होते हैं ऑटोगेमी के। चेस्मोगेमी बस ये होता है फ्लावर ओपन होता है, क्लिस्टो आपका फ्लावर क्लोज, बाकी दोनों ऑटोगेमी है, यहाँ पे फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है अपने पास, ये तीनों तो सर सेल्फ पॉलिनेशन के हैं। एक जीनोगेमी है जहाँ पर डिफरेंट आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। तो आप ध्यान रखिए कि भाई डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट हो तो वो क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगेमी होगा। तो 119 का फर्स्ट आएगा ऑप्शन। फिर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस कैरागिन। तो कैरागिन जब वर्ड आएगा, या कैरागिनीन लिखा होता है इसे कई बार, कैरागिनीन, और ऐसे एक नाम हो आता है एल्गिन। तो एल्गिन तो हमेशा होता है ब्राउन एल्गी में, कैराग्रीन होता है रेड एल्गी में। ये पिगमेंट्स हैं जो जिनको बोलते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको ये पिगमेंट्स के नाम से बुलाया जाता है। जो ये आपका है कैरागिन, तो कैरागिन में क्या है, रेड एल्गी बोल रहा हूँ मैं, तो आपके सामने बिल्कुल है ऑप्शन सर, रेड एल्गी में होगा, तो ऑप्शन सी। तो 120 का अगर आप चलेंगे तो 120 का आपके सामने ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, फिर जरा बात करते हैं अबाउट हम लोग 120 फर्स्ट क्वेश्चन की। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, सही बात है, सी में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है, बायोमास और नंबर भी। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट, ये गलत बात है। उसके बाद पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, बहुत सही बात है, हमेशा अपराइट होता है, ये भी सही है, और ये वाला भी सही है। पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ये भी सही है। सिर्फ ये वाला जो है कि पिरामिड ऑफ, ये ऑप्शन सेकंड, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट, जी सर जनरली इन्वर्टेड, अपराइट मतलब ऐसे। फिर ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये सब होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह, और ये है इन्वर्टेड जहाँ प्रोड्यूसर का नंबर कम है बाकी सबका है। तो ऐसा आपको सी में दिखता है पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है ये इनकरेक्ट है, देखो लिखा है नॉट करेक्ट। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट, नहीं सर, जनरली क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। तो 121 का सेकंड। फिर आते हैं 22 पे। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। जीपीपी होता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्लांट ने सनलाइट यूज़ करके बनाई। एनपीपी होता है प्लांट अपने रेस्पिरेशन में यूज़ करने के बाद जो भी फूड अवेलेबल है कंज्यूमर्स के लिए, वो होता है एनपीपी। तो यहाँ पे जो आर है, इसने कहा आर रिप्रेजेंट्स, तो आर रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेशन लॉसेस। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, रेस्पिरेशन में जो लॉस हुआ प्लांट के वो है। 123, क्या डाई एडल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन। पहली बात तो समझते हैं सर मोनो डाई एडल्फस पॉलीएडल्फस क्या होता है। देखिए अगर पूरा फ्लावर है, फ्लावर में मैं बोल रहा हूँ ये स्टेमन है, और स्टेमन का फ्लावर में एक बंच है, मतलब उस बंच में कितने ये नहीं है लेकिन एक बंच है, वो मोनो एडल्फस। दो बंच हैं डाई एडल्फस, दो से ज़्यादा है पॉलीएडल्फस। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, एक अच्छी सी टेक्निक आती है, वो क्या, मोनो एडल्फस उसका एग्जाम्पल होता है चाइना रोज, तो मोची, मोनो एडल्फस ची से चाइना रोज, तो मोची मोनो वाला। फिर डाई एडल्फस का एग्जाम्पल होता है पी, तो याद रखेंगे डीपी, मोची डीपी, तो ये डाइएडल्फस पी। और पॉलीएडल्फस का होता है पॉली का सी, सिट्रस, सिट्रस, तो आप क्या कहेंगे पॉलिसी। तो मैं इसको पूरा अगर कहूँ तो इसको याद रखने का बढ़िया तरीका ये होता है मोची की डीपी पॉलिसी। तो यहाँ पे कैसे इसको समझेंगे अब सर, यहाँ पे आप, तो मैं बोल रहा हूँ मोची की डीपी पॉलिसी, तो यहाँ पे
मोनोडेल्फस का चाइना रोज, डाइडेल्फस का पी और पॉलीडेल्फस का सिट्रस, ये याद रखना है। इसलिए मोची की डीपी पॉलिसी याद रखने का तरीका है। तो आपका तो यहाँ पे क्या है, डाइडेल्फस है, मैंने कहा डीपी, तो डीपी ऑप्शन सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, मोची की डीपी पॉलिसी। फिर उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर अगला पोर्शन, 124th क्वेश्चन। ये क्या है, व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट डिजीज, इट इज नोन एज। भाई जीन ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसको आप जीन थेरेपी बुलाते हैं। ऑप्शन बी, इसी को कई जगह जीन एडिटिंग भी लिखा रहता है। 25th, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। देखो यहाँ पे जो वर्ड है पहले उसको समझ लेते हैं। कोर्क कैम्बियम को लिखते हैं फेलोजेन, ठीक है, याद रखना। कोर्क कैम्बियम जो डिवाइड करके अंदर बाहर लेयर बनाता है, बाहर की लेयर को फेलम, अंदर वाले को फेलोड्रम, और उसी लेयर को फेलम को कोर्क बुलाया जाता है। तो कोर्क कैम्बियम जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं फेलोजेन। तो भाई बी का फर्स्ट, अब मुझे लगता है बी का फर्स्ट, तो नीचे वाले दोनों ऑप्शंस में नहीं है, तो ये पहला या दूसरा हो सकता है। फिर लेंटी सेल्स लिखा है, क्या होता है, स्टेम पे पोर होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बी का थर्ड, सॉरी ए का थर्ड। तो भाई ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये ऑप्शन तो आपके पास सिर्फ सेकंड ही है, तो ऑप्शन तो सेकंड है। फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स आप इसको समझें तो सी का फोर्थ फेलोड्रम बोलते हैं, और आपका कोर्क जो होता है उसको बोलते हैं सुब्रिन वॉल, बाहर सबसे लेयर उसके डिपॉजिट होती है। तो आप इसको क्या कहेंगे सर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर आपको मान लो किसी को ये लास्ट के दोनों में कन्फ्यूजन भी होती है, नहीं क्लियर होता, दोनों एक जैसे लगते हैं, तो उस केस में आपके शुरू के दो ऑप्शन आपको क्लियर कर जाते हैं कि भाई क्या आंसर होगा। ओके, तो इसका आपका आंसर सेकंड है। फिर है अगला कि द प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स बाय पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, द F1 एंड F2 जनरेट प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड। तो मुझे लगता है कि हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, एक ही तरह का डायग्राम बनता है, पुनेट स्क्वायर, सिंपल, जिससे सर आप F2 F1 जनरेशन वगैरह को निकाल सकते हो, पुनेट स्क्वायर है, तो ऑप्शन सी पुनेट स्क्वायर। अगला, ये मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन में से बोल रहा है पीसीआर का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो सबने पढ़ा होगा, पहले डीनेचुरेशन, फिर एनलिंग होता है, फिर एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ अपने पास ऑप्शन कौन है, फर्स्ट, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन, तो ऑप्शन फर्स्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है इसमें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब इससे अगले वाले के क्वेश्चन की, जो अंडर 28 है। सिंपली लिखा है म्यूटेशंस इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय। प्लांट सेल में सर म्यूटेशन कैसे होगी, तो भाई सिंपल है, काइनेटिन कोई हार्मोन है, वो तो G18 हार्मोन है, उससे नहीं होना, इंफ्रारेड रेज नहीं, गामा रेज, हार्मफुल रेडिएशंस। तो आपका गामा रेज जो हैं उससे आपको क्या मिलेगा कि म्यूटेशन होगी प्लांट्स के अंदर। तो आपका इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, सी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, मतलब थर्ड है, गामा रेज। फिर उसके बाद मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिखा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। सर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की जब आप बात करते हैं तो आप वहाँ पे जनरली यूज़ करते हैं सोमा क्लोन्स, ठीक है। सोमा क्लोन सेल्स होते हैं जो आपके प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से नई जनरेशन आते हैं, सोमा क्लोन्स। तो ए का आपका थर्ड ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ और ऑप्शन नंबर सेकंड ये तो हो ही नहीं सकता, तो ए का थर्ड है, क्योंकि फिर आता है प्लांट टिश्यू कल्चर, या सिंपली अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। आप जब इसको यूज़ करते हैं तो भाई आप यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं
सिंपली आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, आपका बोल सकते हैं टोटिपोटेंसी जैसा। तो आपका बी का फर्स्ट, ठीक है, बी का आपका सॉरी, यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है प्लांट टिश्यू कल्चर में अगर आप जाएंगे तो आपको जनरली देखने को मिलेगा इसके अंदर आपका जो बी का ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन आएगा। वायरस फ्री कल्चर होता है, जैसे जो भी आपके टिश्यू कल्चर होगा वहाँ पे जो है यूज़ किया जाता है वो वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपिकल मेरिस्टेम है, क्योंकि इसमें वायरस नहीं लगते, तो टिश्यू कल्चर में वो होता है। तो बी का फोर्थ ऑप्शन आएगा आपका, ए का थर्ड आएगा, बी का फोर्थ आएगा। फिर मेरिस्टम कल्चर टोटिपोटेंसी बोला जाता है, ठीक है, तो आएगा सी का फर्स्ट। और आपका माइक्रो प्रोपेगेशन ये होता है पोमैटो, एक एग्जाम्पल है टोमेटो और पोटैटो को मिक्स करके, ओके। तो आपका ए का आपका थर्ड आएगा, बी का फोर्थ आएगा, सी का फर्स्ट आएगा और डी का सेकंड आएगा। मुझे लगता है ये आपके पास ऑप्शन है थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। फिर है डीएनए ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट। भाई चिल्ड इथेनॉल डालते हैं किस लिए? डीएनए को अलग करने के लिए, तो ऑप्शन बी टू सेपरेट आउट डीएनए, सिंपल है। फिर है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। ए है डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन। बी है डीएनए से एमआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। सी है ट्रांसलेशन और बनेगा क्या? प्रोटीन। तो आपका ए का रेप्लिकेशन है, बी का ट्रांसक्रिप्शन है, सी का ट्रांसलेशन है और डी का प्रोटीन है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ऐसा कि सर ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसा है जिसमें ए रेप्लिकेशन, बी ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसलेशन और डी क्या बनेगा? प्रोटीन बन जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड 131 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगली बात करेंगे 132 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। सिंपल है, देखो यहां पे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बिल्कुल है सर एप्लीकेशन, क्योंकि आप अगर अपनी एनसीईआरटी को भी देखो वहां लिखा है पीसीआर और एलिसा, ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में दे रखे थे। दूसरी चीज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आपका डीएनए वगैरह भी आ सकता है। जीन थेरेपी, जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन की बात हो रही है तो वहां पीसीआर लग जाएगा। सर डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, जीन की बात हो रही है फिर दोबारा लग जाएगा। पर ये सी ऑप्शन देखिए लिखा है प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन के लिए पीसीआर नहीं यूज होगा क्योंकि वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए है, प्रोटीन के लिए थोड़ी है। तो ऑप्शन सी, क्योंकि यहां प्रोटीन लिखा है बाकी सब में डीएनए आ सकता है, तो ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है, एप्लीकेशन नहीं है पीसीआर की। 32 का सी ऑप्शन। फिर उसके बाद ये द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज। देखो प्लांट का हार्मोन जो यूज होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए वीड्स को, वीड्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, इसलिए वीडीसाइड बोलते हैं उनको, तो होता है 2,4-D। ये एक एग्जाम्पल वैसे है ऑक्सिन का, जैसे ये वाला भी एग्जाम्पल ऑक्सिन का, ये भी एग्जाम्पल ऑक्सिन का है, ठीक है। ये आई भी है, ये भी एग्जाम्पल ऑक्सिन का है, सारे ऑक्सिन है जितने भी हैं यहाँ पे प्लांट हार्मोन में, ऑक्सिन का एग्जाम्पल है। मेनली क्या काम करता है? ये प्लांट की शूट टिप और रूट टिप पे होता है, ग्रोथ करवाता है, ये रोल होता है ऑक्सिन का। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन इसमें जो ये 2,4-D वाला है जिसको बोलते हैं 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये वीड्स को मारने में यूज किया जाता है, अनवांटेड प्लांट्स को, तो ऑप्शन सी आएगा। फिर उसके बाद मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, बोल रहा है सेल्स विद एक्टिव डिवीजन कैपेसिटी। पता है आपको प्लांट में जो डिवाइड कर सकते हैं उन सेल्स को मेरिस्टेमेटिक, और जो डिवाइड नहीं कर सकते उनको परमानेंट, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ए का सेकंड। वैसे अपने पास आंसर हो गया, ए का सेकंड एक ही ऑप्शन है। अगर आप एक पे बिल्कुल श्योर हैं तो आपका आंसर वहीं आ जाता है, ए का सेकंड एक ऑप्शन है बस फर्स्ट। फिर आगे देख लेते हैं, ए का सेकंड हो गया मेरिस्टेमेटिक। फिर उसके बाद लिखा है टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिंपल टिश्यू।
और अगर डिफरेंट टाइप के सेल्स हुए तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट्स के अंदर। तो भाई ए का सेकंड, बी का फोर्थ। फिर आता है टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो वेस्कुलर टिश्यू अभी मैंने बताया कि भाई जाइलम फ्लोएम में डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। तो सी का फर्स्ट। डी डेड सेल्स विद हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन। तो आपको बताया ऐसा स्क्लेरिड्स होता है, डेड सेल्स मतलब स्क्लेरेन्काइमा का टाइप है ये। तो आपके पास ऑप्शन, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि ऑप्शन तो फर्स्ट ही आएगा इसका, बाकी सारे सेल्स की बात हुई। फिर उसके बाद 135 इसकी बात करें, 135 की, तो आप इसको देखेंगे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पहले समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते किसे। प्राइमरी वो वाले मेटाबोलाइट जिनका आपको पूरा मेटाबॉलिज्म का पाथवे पता है कि कैसे से आप कार्बोहाइड्रेट खाइए, ग्लूकोज में टूटेगा पता है, फिर ग्लूकोज आपकी सेल में जाएगा, फिर वो सेल में जाके रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड में आएगा, पायरुविक एसिड से फिर वो कहाँ जाने वाला है सर, वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए वहाँ से क्रेब साइकिल में जाएगा, आपको एनर्जी देगा। सारा पाथवे पता है आपको, अमीनो एसिड का भी पता है। बट अगर मैं कहूँ कि भाई आप मुझे मॉर्फिन का बताओ, इसका बताओ, तो आप इसका कंफर्म नहीं है। कैसा, कुछ पाथवे एग्जैक्ट नहीं पता। तो जिनका एग्जैक्ट नहीं पता वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिनका पता है वो प्राइमरी। तो बोला इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है सर? मॉर्फिन और इसका पाथवे इतना एग्जैक्ट नहीं पता, विमब्लास्टिन वगैरह का नहीं पता, रबड़ वगैरह का नहीं पता, बट अमीनो एसिड और ग्लूकोज का पता है, क्योंकि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी नहीं। तो बोल रहा है कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन सेकंड, कि सर ऑप्शन सेकंड जो होगा आपका ये आएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। ठीक है, फिर ये आपका सेक्शन बी है वैसे बॉटनी का, इसके क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करेंगे बॉटनी के। तो ये बॉटनी का जो सेक्शन ए था अपना ये पूरा हो गया। अब हम पहले बात करेंगे सेक्शन बी की बॉटनी की, फिर जूलॉजी का सेक्शन ए, फिर जूलॉजी आपका तो लगभग आपके 3 इस वाले पेपर डिस्कशन की 3 वीडियोस अभी और आएंगी। एक सेक्शन बी पूरा बॉटनी का चलेगा, फिर सेक्शन ए जूलॉजी का आएगा, फिर सेक्शन बी जूलॉजी का आएगा। मीन्स एक इसके लिए, फिर एक वीडियो सेक्शन ए के लिए जूलॉजी के लिए, एक ये। हो सकता है ये दोनों को मैं एक साथ ही मर्ज कर दूं, जूलॉजी का पूरा एक ही साथ आ जाएगा, पर वो लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए इसको मैं पार्ट्स में बना रहा हूं ताकि आप उसको आराम से देख पाएं, टाइम ज़्यादा ना लगे आपको। ओके, होपफुली ये पूरा समझ में आया होगा। और ये डिस्कशन है आपका पेपर का, नीट 2022 का है। तो हमने अब तक नीट 2022 के 35 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसको जो है प्लीज़ आप जनरली जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये डिस्कशन मैं पेपर का कंटिन्यू रखने वाला हूँ। और आपके पेपर से पहले जो 7 मई को आपका पेपर है, 7 मई को जो आपका पेपर है नीट का, उस पेपर से पहले मैं होपफुली आपको बता दूं 2022, 21, 20, 19, 18 ये 5 पेपर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हो सकता है 17-18 का भी कर लूँ, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि ये पेपर तो डिस्कस होंगे। ओके, चलिए लास्ट 5 ईयर के। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।